नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सेन हिंदी का विद्यार्थी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार या एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सेन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। और आज हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का हम लोग दूसरा जो भाग है वो पढ़ने वाले हैं। कल इससे पहले मैंने एक वीडियो में पहला पार्ट था हिंदी वर्णमाला का, आज हम लोग दूसरा अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं। और उससे पहले कुछ पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछाल कर मारो यारो। कहने का आशय ये है कि कौन कहता है कि मंजिल नहीं मिलती। अगर आपने लक्ष्य साधा है और मेहनत की है उसके अनुरूप, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने इस भाग 2 वर्णमाला के। देखिए, ये जो पार्ट है ये आपका पार्ट सेकंड भाग 2 है। इससे पहले मैंने दूसरा कराया है, तो हिंदी में हम लोग दूसरा भाग वर्णमाला का पढ़ने वाले हैं। तो आइए, क्या है ये, इसमें हमने स्वरों के वर्गीकरण में चर्चा कर रहे थे। स्वरों के वर्गीकरण पे चर्चा हम लोग कर रहे थे, स्वरों के वर्गीकरण पे। तो आइए देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो कल हम लोगों ने 2 खंड पढ़े थे। स्वरों की परिभाषा के विषय में पढ़ लिया था, स्वर की परिभाषा क्या थी। फिर वर्गीकरण में 2 खंड पढ़े थे। इसमें पहला हमने खंड पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर स्वर। हमने पहला पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर स्वर की चर्चा हम लोगों ने कल की थी, जिसमें आपके 3 भाग थे। आपने पढ़ा था कल उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः 2 बताए थे मैंने। एक आपको बताया था मूल स्वर। पीछे जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो पीछे भी देख लें, इससे पहले वाला वीडियो। और दूसरा बताया था मैंने संधि स्वर बताया था। इसके फिर मैंने 3 संधि स्वर के भी 2 खंड हुए थे, जिसमें आपने एक पढ़ा था दीर्घ मूल स्वर या दीर्घ स्वर भी कह देते हैं। और इसका दूसरा खंड पढ़ा था आपने संयुक्त स्वर। ठीक है। और इसमें दूसरा जो भाग पढ़ा था वो आपने पढ़ा था कालमान या उच्चारण में लगे समय के अनुसार। या उच्चारण में लगे समय या मात्रा में लगे समय के अनुसार स्वर। इसके आपने 3 खंड पढ़े थे। इसमें 3 खंड में आपने एक आपने पढ़ा इसमें ह्रस्व स्वर, और दूसरा आपने पढ़ा दीर्घ स्वर, और तीसरा आपने पढ़ा था प्लुत स्वर पढ़ा था। ये आपने कल इतना इनके विषय में जान लिया था। बाकी का आप वीडियो में पीछे देख लीजिए। और परिभाषा के विषय में पढ़ लिया था। तो अब हमें पढ़ना है इसका स्वरों के वर्गीकरण में। तो तीसरा बिंदु हमारा जो था वो मैंने लिखा था जीवा के आधार पर, यानी जीव के आधार पर स्वर। जीव के आधार पर ये स्वर पढ़ने हैं। तो इसके आधार पर जो स्वर हैं जीव के आधार पर, वो आपके कितने हैं, इस पे चर्चा हम लोग अब करने वाले हैं। तो जीव के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 भागों में डिवाइड हैं, जिसमें एक खंड आपका जीव के आधार पर पहला जो खंड होगा, 3 खंड हैं इसके। और पहला खंड आपका है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, जिसे हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। और तीसरा जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है पश्च स्वर। तो 3 तरीके के स्वर होते हैं इसमें। अग्र स्वर में कौन से आएंगे? अग्र स्वर में आपका जीव का आगे का हिस्सा, यानी इस तरीके से अगर आप जीव का जो आकार है वो इस तरीके से है, जिसमें ये जो हिस्सा है वो बीच का है, ये कंठ वाला है, और ये वाला आपका अग्रभाग है, दांत के पास वाला। ये कंठ है, ये मध्य है, और ये आपका
अग्रभाग है। तो अग्रभाग से प्रयास करेगी जीभ उठने का, क्योंकि स्वर निर्वात ध्वनि होते हैं, टच तो कहीं करेगी नहीं। तो अग्रभाग में जो स्वर आएंगे वो आपके जैसे जीभ जब प्रयास करेगी आगे की तरफ, तो इसमें ये 4 आएंगे। कौन कौन से? इसमें 4 आएंगे। तो 4 में पहला जो आप है ये है आपकी जीभ का हिस्सा उठेगा ई, दीर्घ ई, दीर्घ ई, साथ साथ नोट करते रहिए, और दीर्घ ई। इसके बाद आपका ए, इसको आई कहते हैं, और फिर आई। ये आपके 4 अग्र स्वर हो गए। और केंद्रीय स्वर में आपके सिर्फ एक आता है आ, छोटा आ। और पश्च स्वर में जितने इनके अलावा बच जाए वो आपका आगे प्रयास करिए। जैसे ई करके आप बोलेंगे तो जीभ आगे की तरफ प्रयास करेगी, ए में भी जीभ आगे की तरफ, कंठ से आगे की तरफ प्रयास करेगी। और पश्च भाग जो है वो आपका जो शेष बचा है, तो शेष में आपका दीर्घ आ बचा है, ऊ बचे हैं दोनों, और आओ बचा है, औ और आओ, ये आपके इसमें। और इसके अतिरिक्त ध्यान रखना है कि ये तो आपके वर्णमाला के अनुसार हो गए ये वाले, लेकिन इसमें एक आगत स्वर भी जिसको कहते हैं, ये ग्रहीत स्वर, ये भी इसमें आ जाता है। तो इसको भी विशेष ध्यान रखना है। इसको हम कहते हैं आगत स्वर, आगत या ग्रहीत स्वर, आगत या ग्रहीत स्वर। इसे विदेशी स्वर भी कहते हैं। जैसे आपने फुटबॉल लिखा तो फुटबॉल में हॉल शब्द लिखते हैं, तो यहाँ पर इसका प्रयोग होता था हॉल। हॉल में ये जो चंद्र, अर्धचंद्र दिख रहा है, यही है आगत स्वर। तो ये अंग्रेजी का लिया हुआ है, अंग्रेजी भाषा से उद्धृत हुआ है, अंग्रेजी भाषा से ये आया है, इसीलिए इसको आगत और विदेशी स्वर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मुख्य रूप से आपकी ये 5 ही हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इससे फिर आगे मैं बढ़ूँगा। और अगला क्या है इसमें, चौथा भाग मुख्य विवर, मुख्य विवर या मुख द्वार, मुख्य विवर या मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर स्वर, आधार पर ये आपका स्वरों के ब्रिगेड में चौथा नंबर है पर स्वर। जरूरी नहीं है आगे पीछे कोई निश्चित ये नहीं है कि पहले मुख्य विवर या ओष्ठाकृति लिख दीजिए। तो जैसा अब इसमें इसके आधार पर अगर हम करेंगे तो इसके 4 भाग हैं, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भाग में आपका पहला जो भाग है वो आपका 4 भाग में पहला आपका है, ये आपका 4 भाग में इसको डिवाइड किया गया। तो ये मैं इसको या तो अलग अलग लिख दूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, इसको अलग लिख दूं। इसमें पहला मैं एक एक करके लिखूंगा। नंबर 1 में आपका आएगा विव्रत स्वर, नंबर 1 में आपका मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ विव्रत स्वर, विव्रत स्वर। दूसरा आपका है संव्रत स्वर, संव्रत स्वर। और तीसरा है, यहाँ लिखे दे रहा हूँ तीसरे में आपका अर्ध संव्रत स्वर। और चौथा जो आपका आएगा वो आएगा आपका अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत। एक सिस्टम से लिया है जिससे कि विद्यार्थियों को याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बात करते हैं, विव्रत का मतलब होता है मुख पूरा खुला। मुख जो है ये समझ सकते हैं इससे, मुख पूरा खुला, मुख पूरा लगभग खुला, मुख पूरा खुला। तो भैया मुख पूरा खुला होगा, ऐसा स्वर बोलिए जिसमें आपका मुख पूरा खुलेगा, तो ऐसे स्वर को कहते हैं विव्रत स्वर, विस्तार, है ना। तो इसमें एक आएगा आपका, याद करना है इसको, आप बोल के देखिए आ, जो बड़ा आ आएगा आपका वही आपका विव्रत स्वर होगा, बड़ा। इसमें ये बड़ा जो आ है और इससे ज़्यादा मुंह नहीं खुलेगा, इसीलिए इसको विव्रत स्वर कहते हैं। और इसमें संव्रत स्वर में मुख लगभग पूरा बंद, लगभग पूरा बंद होता है, मुख लगभग
लगभग पूरा बंद, पूरा बंद, मुख लगभग पूरा बंद हो जाएगा। तो जिस इसमें क्या आ जाएंगे, तो इसमें आपका लगभग में जैसे आपका एक तो ई, 4 आएंगे इसमें, दीर्घ ई, ऊ और दीर्घ ऊ, ये 4 जो हैं वो आपके समृत में आएंगे। इसमें देखिए आप मुंह बंद करके भी इनको आप उच्चारण इनका कर सकते हैं। और इधर अर्ध समृत में क्या आएगा भाई, ये समृत पूरा था, ये अर्ध समृत थोड़ा बंद होगा यानी आधा बंद होगा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो अर्ध समृत की अगर हम बात करें तो इसमें 2 आपका आई और आऊ, ये 2 जो आएंगे वो आपके अर्ध समृत में आएंगे। और अर्ध विव्रत का मतलब जैसे इसमें पूरा खुला था, इसमें आधा आधा खुला होगा। तो इसमें क्या आएंगे, इसमें आपका एक तो इसमें बड़ा आया था दीर्घ, इसमें छोटा छोटा ये और इससे बड़ा, यानी इसमें आई आए आ जाएगा और आओ आ जाएगा ये। और एक चीज़ अभी मैं बता के गया था, आगत स्वर भी आपको आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर वर्णमाला के अनुसार पूछ रहा है तो आप ये 3 ही बताएंगे, ये अलग से आप लिख सकते हो, पूछ सकता है कि ये किस में आएगा। तो ये आपके 4 हो गए विव्रत में। विव्रत स्वर में आपके आ, दीर्घ और समृत स्वर में ये 3 4, और अर्ध समृत स्वर में ये 2 आई आओ औ, और अर्ध विव्रत में आ आए और आओ ये आपके आएंगे। तो ये मुख्य विवरण के अनुसार हो गए। आगे इसी में ही है, अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला है इसमें खंड, इसी में स्वरों के वर्गीकरण में हम 5वां खंड पढ़ेंगे, इसमें पार्ट पढ़ेंगे। तो 5वें में क्या है, 5वां भाग इसका क्या है, 5वें ओष्ठाकृति जो अभी हो गया था, लिख दिया था मैंने। तो ओष्ठाकृति या ओठ के अनुसार, ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, भाई ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर का विभाजन कैसे होना है। तो ये ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर जो है, स्वर का विभाजन कैसे होना है। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर दो भागों में डिवाइड है। इसमें आपका एक भाग जो आएगा वो आपका आएगा विव्रत, वो इसको हम कहते हैं वर्तुल, वर्तुल नाम दिया वर्तुल, या इसी को हम कहते हैं वृत्तमुखी। ओठ की आकृति कैसी हो रही, वृत्त के समान बनेगी, वृत्तमुखी। अब वृत्तमुखी है तो निश्चित रूप से गोल बनेंगे। वर्तुल स्वर कह सकते हैं, वृत्तमुखी स्वर कह सकते हैं। और एक खंड आपका है आवर्तुल, आवर्तुल या इसी को कहेंगे आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, इसको हम आवृत्तमुखी स्वर भी कह देंगे। तो सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें भाई ऐसा स्वर बोलिए जिसमें ओठ गोल आकृति में बने। ओठ कैसे बन जाए, गोल आकृति में आ जाए। तो भाई इसमें क्या आएंगे, इसमें ओठ गोल बनते हैं। तो इसमें आपके जैसे हमने ऊ का उच्चारण किया, इसमें ओठ गोल बनेंगे, इसमें ओठ गोल बनेंगे। और औ में ओठ गोल बनते हैं, और औ में ओठ गोल बनते हैं। ये आपके गोल आकृति वाले ओष्ठाकृति के बनेंगे। इसमें गोल तो वर्तुल हो गए, और इसमें ये तो वर्णमाला के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें एक आगत, जहाँ पर ये आएगा वहाँ ये भी आ जाएगा। ये हिंदी और अंग्रेजी के भाई हैं, ऐसा कह सकते हो। तो इसको हम वर्णमाला में नहीं लिखते हैं, लेकिन ये हमारे 4 क्लियर निर्धारित है वर्णमाला के अनुसार। अगर आपसे पूछा जो कितने हैं वर्तुल, तो आप 4 बता सकते हो। इसमें क्या है कि जो बच गया, इसके अतिरिक्त जो भी बचा वो सब किधर डालेंगे हम, वो हम डालेंगे अवर्तुल में, जिसमें ओठ गोल नहीं बन रहे। भाई देखो तो क्या क्या हो जाएगा, इसमें छोटा आ हो जाएगा, दीर्घा हो जाएगा, ई हो जाएगी, दीर्घ ई हो जाएगी, है ना, आए आ जाएगा, आई और आए, है ना। तो ये जहाँ पर आ जाएंगे वो आपके दीर्घ हो जाएंगे, यानी इसमें अवर्तुल में आ जाएंगे। ये और ये। तो संख्या के आधार पर हम देख रहे हैं कि संख्या में अगर देखें तो 5 ही हो गए, और आपके ये आपके 4, इसमें 4 ही हो गए, 4 ही हो गए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें एक अभी इसमें ठीक है, ठीक हो गया, है ना। ये इसमें बच्चा क्या है, इसमें छोटा इसमें आ गया, बड़ा आ गया, ई आ गया, उधर आ गया, औ इधर आ गया, आई इधर आ गया। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट
इसमें ओष्ठ आकृति के अनुसार ये आपके हो गए। आगे इसी में ही देखेंगे ओष्ठ आकृति होगी, ओष्ठ के आधार पर भी आपने कन्फर्म कर लिया है कि ओष्ठ के आधार पर क्या थे, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। ठीक है, तो इसमें अब अगला जो खंड हमारा होगा वो होगा आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बस बोलना है आपको। अगर बोल के उच्चारण करेंगे, देखिए ओठ गोल बन रहा है, इसमें इस तरीके से ओठ बन जाते हैं, तो जब ओठ इस तरीके के बने तो वर्तुल हो गए। नाम याद रखना है, वृत्तमुखी वर्तुल। ठीक है, अगला है मुख के स्पर्श स्थान के आधार पर या उच्चारण स्थान के आधार पर हम कह सकते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर कह सकते हैं, या मुख के स्पर्श स्थान के आधार पर कह सकते हैं। उच्चारण या मुख के स्पर्श स्थान के आधार पर, उच्चारण या उच्चारण स्थान लिख दीजिए, या मुख के स्पर्श स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर तो कई स्थान मुख में होते हैं। मुख में मुख्यतः 5 स्थान ऐसे हैं उच्चारण वाले हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कंठ, कंठ हमारा उच्चारण मुख का स्थान है, कंठ है। तालु है, अभी ये प्रश्न यहाँ से यूपी पुलिस में आया भी था, कंठ तालु। मूर्धन्य या मूर्धा, मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा। दंत, कंठ तालु मूर्धा दंत, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, है ना। ये इस तरीके से ये आपके 5 स्थानों से उच्चारण हमारे होते हैं। व्यंजन में ज़्यादा स्पष्टता रहती है, स्वरों में स्पष्टता नहीं रह पाती है, तो इसके आधार पर ये विभाजन किया है कि जीभ प्रयास करेगी, प्रयत्न करेगी उठने का, है ना, तो इसी के आधार पर कर दिया है। तो इसमें मैंने एक मैंने ट्रिक इसकी बनाई है, तो अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें जो इस मुख्य उच्चारण स्थान के आधार पर जो मैंने बताया है, उसमें एक ट्रिक है उच्चारण स्थान वाला, अगर आप ये कर सकें तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। उच्चारण स्थान वाले में, उच्चारण स्थान के आधार पर, हाँ, आधार पर स्वर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। तो इसमें मैंने एक ट्रिक बता दी है, अगर आप चलो इसको कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक वैसे तो याद नहीं रहती हैं, अपनी ट्रिक याद रह पाती है बच्चों को, अपनी ट्रिक बनाई, लेकिन मैंने बनाई है, प्रयास करिएगा, अगर आपको ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या है ट्रिक, आइए देखते हैं। ये है इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, त्वरित विधि। क्या है, इसमें हम लिखेंगे कतालो, कतालो मूक ताको, कतालो मूक ताको। अगर आपने ये याद कर ली तो निश्चित रूप से आपको ये सरल हो जाएगा। जैसे ये है क्या भाई, पागलपंती है ये, तो जीवन में सफलता के लिए पागल होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई में पागल होना है। कतालो मूक ताको कहते हैं, देखा होगा आपने कि पागलों को नौकरी मिल जाती है, तो पागल वो पढ़ाई में पागल हो गए, दूसरों को पागल बना दिया उन्होंने, खुद पढ़ते थे नौकरी ले ली। तो यहाँ पर कतालो से भाई एक एक वर्ण को अगर देखेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे का की अगर हम बात करें, का, तो का से क्या आ जाएगा भाई, का से आ जाएगा कंठ, का से कंठ। फिर आप यहाँ से ये 2 ले लेना है, ताल, भैया ताल से क्या आएगा, मैं अभी लिखे दे रहा हूँ, तालु, ताल से तालु। फिर उसके बाद ओ को देखना है, तो ओ का क्या हो जाएगा, इसका ओष्ठ हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। फिर आप मुंह शब्द को देखिए, मुंह जो लिखा है वर्ण, मुंह तो मूर्धा या मूर्धन्य कह सकते हैं, मूर्धन्य कह सकते हैं स्थान। और उसके बाद कता लिखा है, कता, ये जो लिखा है कता, इसको हम कंठ तालव्य कह सकते हैं, कंठ तालु या कंठ तालव्य कह सकते हैं, पेपर में पूछा गया कई बार। और लास्ट में जो बच्चा है इसको हम कहते हैं कंठोष्ठ, ये तो बहुत बार पेपर में आया, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो इस तरीके से कंठ तालु ओष्ठ मूर्धन्य कंठ तालु कंठोष्ठ, ये हमारे उच्चारण स्थान हैं। यहाँ से हम अपना ये क्लियर करेंगे। अब ये आपको क्यों ये याद करनी पड़ रही भैया, तो वैसे भी कर लेते, लेकिन नहीं, इसमें आपको अगर वर्णमाला के स्वर का क्रम क्लियर है तो आप यहाँ से कर लेंगे। तो देखिए स्वर का क्या है भाई, सबसे पहले कौन सा स्वर आएगा, तो सबसे पहले वर्णमाला में स्वर आ और फिर ये दीर्घ आ जाएगा, तो ये 2 आ गए, तो ये आपके कंठ हो गए दोनों, ये दोनों कंठ हो गए। उसके बाद तालु में फिर आपका क्या आएगा,
आ के बाद क्या आता है, ई आता है। तो भाई ई आएगा तो ये देखिए दोनों ई, ये आपकी लघु और दीर्घ दोनों ई इसमें आ जाएंगे, ये हो गए आपके। और फिर उसके बाद आपको ओष्ठ में ऊ आना चाहिए, है ना। तो आ ई फिर आप ऊ लिख सकते हैं, ऊ। ये देखिए बिल्कुल वर्णमाला का सही क्रम ये है, इसी से स्वर का क्रम जो है इसी तरह, इसीलिए ये ट्रिक याद करनी है। ओष्ठ हो गए। मूर्धन्य के बाद भाई री आएगी, ये कई बार पूछा गया है कि स्वर में जो री होता है वो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो री है आपका मूर्धन्य में आ जाएगा। उसके बाद आप री के बाद क्या आता है, री के बाद आपको मालूम है आई और आई आता है, आई आई आएगा। तो ये दो हो गए आपके, देखिए वर्णमाला का क्रम चल रहा है। और ये दो जो हैं बच्चे, इसमें आई के बाद क्या आएगा, एक आपका आएगा औ और एक आपका आएगा औ। ये आपके देखिए अ आ ई उ री ए आई ओ औ। तो इस तरीके से आप देखिए सारे 11 के 11 स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आप अगर इनको याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये तैयार हो जाएंगे, अ आ ई उ री ए आई ओ औ, है ना। और अगर बात करें कि अयोग भाग भी इसमें आते हैं, तो अयोग भाग में जैसे कंठ वाला, अगर इसको हम अलग से लिख दें तो ये कंठ में एक अयोग भाग भी आ जाता है, एक यानी विसर्ग जिसको हम कहते हैं वो भी इसमें आ जाएगा। ये यहाँ पे अपना नोट करके अलग से इसको लिख लेना। और नासिक में आ जाता है, इसमें नासिक वाला मैंने दिया नहीं है। तो अगर ये पूछे कि विसर्ग किस में आता है, तो विसर्ग कंठ में आता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये ट्रिक याद कर लीजिए, तो इससे आपके पेपर में जाओ और वहाँ पर लिख लीजिए। तो ये आपका स्वरों का वर्गीकरण के हिसाब से ये आपने कर लिया है। बाकी का स्वरों पे चर्चा भी इसमें अभी हम लोग एक कंबाइंड करके स्वर और व्यंजनों में आते हैं, अलग अलग से नहीं लिखाऊंगा। जैसे अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण वो मैं इकट्ठे लिखाऊंगा। तो ये स्वर यहाँ पर जो मूल रूप से स्वर थे वो जिनका वर्गीकरण होना था वो मैंने कर दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न आएंगे वो मैं इसके बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो इसके हाँ एक चीज़ और है, इसमें आपको भाई वर्णमाला भी बहुत ज़रूरी है। अगर वर्णमाला आपको नहीं आती तो भी बात नहीं बनेगी। तो वर्णमाला को भी थोड़ा सा मैं लिखे दे रहा हूँ, आप वहाँ से वर्णमाला को भी। तो आप लोग इसको देख लीजिए, वर्णमाला का मैंने पूरा लिख दिया है। इसको एक बार निगाह डालना है पहले, क्योंकि हमारा जब टॉपिक ही वर्णमाला है तो हमें वर्णमाला का जो क्रम है उसको तैयार करना चाहिए। देखिए लिखा भी है, आ उच्चारण बहुत सही होना चाहिए, अ आ ई उ री। इसको हमें आई पढ़ना है, इसको आय पढ़ना है, इसको औ पढ़ना है, इसको औ पढ़ना है, इसको अंग, ये आहा, ये इसको अयोग वाह कहते हैं। आगे चर्चा हम करेंगे। तो ये जो स्वर हैं ये 11 स्वर हैं जो हम लोग इस पे वर्गीकरण पे भी चर्चा कर चुके हैं। 11 स्वर है यहाँ तक है लास्ट इसमें। और अयोग वाह अंग और आहा जहाँ पर ये अभी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, नासिक है और ये विसर्ग है, ठीक है। और उसके बाद आप ये वर्गीय व्यंजन आपको का से लेकर माँ तक की ये क्या है, वर्गीय व्यंजन है, ठीक है। वर्गीय, इसी को स्वर इसको स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन कहते हैं। का से लेकर माँ तक इनकी संख्या जो होती है वो भैया 25 होती है, संख्या 25 होगी का से माँ तक। और वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग पहले वर्ग से नाम लिया जाता है, कचट और तप करके हम लोग इसको याद कर लेंगे। कचट तप पहले वर्ग से इसका नाम है, का वर्ग, चा वर्ग। और ये संख्या कितनी है, क्या है संख्या में, ये हैं आपके स्वरों की अगर बात करें तो 11 संख्या में स्वर हैं, आ से प्रारंभ हुए और आओ तक, ठीक है। उसके बाद ये वर्गीय व्यंजन आ गए, योग आ गए। ये जो है इसको हम बोलते हैं यहाँ से या रा लावा, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये चर्चा करेंगे अभी व्यंजनों की, तब उसमें करेंगे। ये जो इनको 4, ये जो सा शा शा जो दिया गया है इनको बोलते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजन, या इनको ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। ऊष्म संघर्षी या ऊष्म व्यंजन भी इनको कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं इनको। और इसके बाद ये जो दिए हैं इनको हम कहते हैं, ये चारों को संयुक्त व्यंजन। ये संख्या में ये भी 4 हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं इनको। उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो 2 दिए गए हैं ये इनको कहते हैं हम उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। क्या कहेंगे, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं इनको हम। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन वो हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में डिटेल से व्यंजनों के वर्गीकरण में। तो ये आप यहाँ तक नोट कर लीजिए और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो बने रहिए, नेक्स्ट 3rd पार्ट में हम व्यंजनों के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा लंबा है वर्णमाला का टॉपिक, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।